हेलो गाइस, मैं राजेश जैंगर। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम किसी भी शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड एनर्जी कैलकुलेट की थी। जब इलेक्ट्रॉन लोअर से अपर शेल में जाता है एंड अपर से लोअर शेल में आता है तो एनर्जी का किस तरह से इमिशन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। नाउ आज के लेक्चर में हम डिफरेंट शेल को किस किस नेम से हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस। सबसे पहले हम लेते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट लोएस्ट एनर्जी स्टेट। एनर्जी स्टेट is called ground state. Is called ground state. Generally, n is equal to 1 is ground state. Ground state for single electronic species. For single electronic species. Single electronic species. n इक्वल टू 1 को हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ग्राउंड स्टेट कुछ भी हो सकता है, n इक्वल टू 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में n इक्वल टू 1 ही ग्राउंड स्टेट कहते हैं। न्यूक्लियस के पास में जो शेल होता है उसे n इक्वल टू 1 हम कहते हैं। उसके बाद में जो भी शेल होते हैं उनके हम नंबरिंग करते हैं, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू 5। नाउ n इक्वल टू 1 को बच्चों हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्यों? क्योंकि इस समय इसकी जो एनर्जी है वो मिनिमम है। न्यूक्लियस के सबसे क्लोज जो भी शेल होता है, n इक्वल टू 1 शेल है, वो सबसे ज्यादा क्लोज है, इसलिए इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ठीक है, किसके लिए? सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और वो इलेक्ट्रॉन होगा वो n इक्वल टू 1 में प्रेजेंट होगा बच्चों। नाउ यहां से इलेक्ट्रॉन जब अपर शेल में जाता है तो उसे हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। वो कुछ भी किसी भी टाइप की हो सकती है। n इक्वल टू 2 में भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 3 में भी जा सकता है, 4 में भी जा सकता है, 5 में भी जा सकता है। तो मैं ऐसे कर सकता हूं यहाँ पर एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट ऑल अदर स्टेट्स आर एक्साइटेड स्टेट। तो इस तरह से इसको हम डिफाइन करेंगे। तो सेकेंड डेफिनेशन क्या होगा? बी है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट ये है बच्चों एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट ऑल अदर स्टेट is called excited state. एक्साइटेड स्टेट। जैसे मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन अगर n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में जाता है तो उसे हम कहेंगे यहां पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो यहां पर हम लिखते हैं बच्चों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, उसमें इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 में प्रेजेंट रहेगा। Now first excited state ये कौन से n इक्वल टू 2 स्टेट को हम कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या कहेंगे बच्चों? n इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट से 1 स्टेट में जा रहा, मतलब ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। तो यहां पर n इक्वल टू 1 से अगर इलेक्ट्रॉन जो जंप करके n इक्वल टू 2 में जाएगा तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड या फर्स्ट एक्साइटेशन। नाउ यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी C पॉइंट लेते हैं बच्चों। आयोनाइजेशन एनर्जी
ग्राउंड स्टेट, आप लोगों को पता है बच्चों ग्राउंड स्टेट सबसे स्टेबल स्टेट होती है और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो मोस्ट स्टेबल स्टेट में होगा। तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट तक यानी कंप्लीटली अगर उसको बाहर निकालना हो तो जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो बच्चों यहां पर डिफाइन करेंगे एनर्जी required to remove electron present in ground state to infinity in single electronic species is called ionization energy। बच्चों मैंने बोला सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, अभी हम बॉल थ्योरी यूज में लेंगे तो इसे हम सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहेंगे और जनरली इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भी हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, आयनाइज करते हैं, लेकिन उसकी ग्राउंड स्टेट n=2 n=3 कुछ भी हो सकती है, तो वहां पर फिर आयनाइजेशन एनर्जी तो हम बोलेंगे, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी अलग अलग होगी। इसलिए मैंने यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोला ताकि यहाँ पर हम बोर थ्योरी अप्लाई कर सके और उसकी वैल्यू निकाल सके। तो बच्चों यहाँ पर मैं कहूंगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन की क्या होगी बच्चों, ये जो एनर्जी होगी वो ये ग्राउंड स्टेट में जितनी एनर्जी होगी उसके इक्वली होती है मैग्नीट्यूड में, यानी ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को उतनी ही एनर्जी दे दे जितने की उसकी एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी है, या मैं ऐसा कर सकता हूँ उसकी स्टेबिलिटी की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर रिस्टोर है उतनी एनर्जी दे दे तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है। तो कितनी होगी बच्चों, यहाँ पर +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। यहाँ पर हीलियम के लिए भी हम लिखते हैं हीलियम में n=2 Z=2 होता है बच्चों, और वहां पर एनर्जी हम बोर थ्योरी से आराम से निकाल सकते हैं। कैसे बच्चों, फॉर हीलियम प्लस साइन क्या होगा बच्चों, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 2², यही आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल होगी, या मैं कह सकता हूं मैग्नीट्यूड में यही होगी। क्यों, क्योंकि बच्चों ये तो आपकी जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी के इक्वली इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर कहूंगा। सपोज करो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, कौन सा, हीलियम पॉजिटिव न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी है -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर उसको इतनी एनर्जी यानी +54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देते हो, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंफिनिटी पर चला जाता है। ये कहां पे चला गया, r=इंफिनिटी पर चला गया, और इसलिए इस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। मतलब जो उसकी एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखने की जो एनर्जी होती है, जो इसकी स्टेबिलिटी की एनर्जी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है उसके इक्वली एनर्जी अगर दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और वही आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो है इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस, तो क्या हो जाएगा आपका 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। फॉर लिथियम +2 के लिए अगर बात करते हैं तो क्या होगा, अगेन 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ना आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, डी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। The potential difference which is applied on an electron to become equal
to its ionization energy. Ionization energy is called ionization energy is called ionization potential. Ionization potential. बच्चों हम लोगों ने अभी डेफिनेशन को मैं समझाता हूं, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पर अगर भी वोल्टेज अप्लाई कर दिया जाए तो ऐसे में उसकी एनर्जी हो जाएगी ईवी। तो ऐसे में मैं कहूंगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाय वी इफ वी वोल्टेज से उसको एक्सीलरेट किया जाता है। तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसके इक्वल होगी, आयनाइजेशन एनर्जी की। मैं सपोज करो कि यहाँ पर हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूंगा, एग्जांपल ले रहा हूं फॉर हाइड्रोजन तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी बच्चों, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। हाइड्रोजन के लिए 13.6 है, यहाँ पर हीलियम के लिए 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लिथियम के लिए 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ऐसे में हाइड्रोजन के लिए इतनी एनर्जी तो निकाल लीजिए, क्या होगा E मल्टीप्लाई बाय V, E से E कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या होगा, वोल्टेज होगा, कौन सा वोल्टेज, आयनाइजेशन पोटेंशियल IP, इसकी वैल्यू होगी कितने होगी बच्चों, 13.6 वोल्ट। यानी उस इलेक्ट्रॉन को अगर 13 पॉइंट जो कि फ्री स्टेट में है, ठीक है, फ्री स्टेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के से वोल्टेज से उसको एक्सेलरेट कर दिया जाए तो उसकी जो एनर्जी होगी वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी, जो कि आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल है। और इसीलिए 13.6 को हम यहां पर आयनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। नाउ नेक्स्ट बच्चों, एक्साइटेशन एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट, एक्साइटेशन एनर्जी। Next, E point, excitation energy. The energy required to excite an electron from ground state to any state is called excitation energy. बच्चों यहां पर ग्राउंड स्टेट में ऐसे कर सकता हूं, यहां पर ये शेल है तो मैं n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। अगर यार हम बात करें ग्राउंड स्टेट में तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इसी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन n = 1 से 2 में जाता है तो इसका मतलब फर्स्ट एक्साइटेशन हो रहा है, इसलिए इसे कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। नाउ अगर इलेक्ट्रॉन n = 1 से जा रहा है n = 3 में तो इसे हम कहेंगे सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। तो मैं ऐसा कर सकता हूं यहां पर फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ये क्या होगी बच्चों, यहां पर ग्राउंड स्टेट से जब यहां पर n = 2 में जाएगा तो रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी, यहां पर एक्साइटेशन एनर्जी होगी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी होगी। तो वो ये वैल्यू होगी E2 - E1 कैलकुलेट कर सकता हूं। यहां पर फॉर हाइड्रोजन एटम यहां पे लिखता हूं फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए ही हम यहां पे लेंगे। तो ऐसे में ये होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप सोल्व करोगे तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी
एक्साइटेशन एनर्जी होगी। यानी n=1 से n=2 में जंप कराने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वही फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी होगी। लेकिन सेकेंड एक्साइटेशन के लिए क्या होगा बच्चों, यहां पर n=1 से n=3 में जंप करना होगा, यानी इसे कहेंगे सेकेंड एक्साइटेशन। ठीक है बच्चों, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम कहेंगे यहां पर सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। यहां n=3 को हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी इसे एक वर्ड और भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए n=3 में जाएगा, तो ऐसे में बच्चों यहां पर जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन से सॉरी n=1 से n=3 में जा रहा है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं यहां पर एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट। तो यहां पर ये भी होगा एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ स्टेट थर्ड। इसकी जो वैल्यू होगी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस थर्ड की एनर्जी होगी बच्चों, हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये आपका होगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब सोल्व करोगे तो आपका 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपका आ जाएगा। तो इस तरह से सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू मिल गई। नाउ एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा, किसी फ्री इलेक्ट्रॉन को उतने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर दिया जाए कि उसकी एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी के इक्वल हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो यहां पर रखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपका एफ, एक्साइटेशन पोटेंशियल। The potential difference which is applied on free electron to do equal to its excitation energy is called excitation potential. Is called excitation potential. एग्जाम्पल बच्चों, फॉर हाइड्रोजन मैं कहूंगा सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल इन हाइड्रोजन एटम बच्चों, हाइड्रोजन एटम के लिए सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल की बात करेंगे। सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल के अंदर क्या होगा, n=1 से n=3 में जाएगा, क्योंकि सेकेंड का मतलब यहां पर ये फर्स्ट हो गया और ये आपका n=1 से n=3 है, वो सेकेंड हो गया। तो इसकी जो वैल्यू होगी वही कितना होगा बच्चों, यहाँ पर 12.09 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको E से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक्साइटेशन एनर्जी इक्वल टू EV के बराबर होगी, V हमें अप्लाई करना होगा, यानी V की जो वैल्यू होगी वही है, ये होगी 12.09। नाउ नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी।
नेक्स्ट पॉइंट ए जी जी बाइंडिंग एनर्जी। देखिए बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था आपने कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फिक्स किया मैंने कि ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी तक लेके जाना। n इक्वल टू 1 सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी तक लेके जाने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी के लिए ऐसा कुछ नहीं। किसी भी स्टेट n इक्वल टू 1 में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, n इक्वल टू 2 में भी हो सकता है, n इक्वल टू 3 में भी हो सकता है, किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। उससे इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी तक लेके जाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे ही हम कहेंगे बच्चों यहां पर बाइंडिंग एनर्जी। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू रिमूव it from any energy state, any energy state to infinity is called binding energy, is called binding energy। क्या कहेंगे बच्चों से? बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। किसी भी स्टेट से हम ले सकते हैं। यहां पर देखिए मैं ऐसा कर सकता हूं कि हाइड्रोजन एटम है, एग्जांपल है इन हाइड्रोजन एटम, क्योंकि इसी से कैलकुलेशन अच्छी होगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन सेकंड में प्रेजेंट है, n इक्वल टू 2 में प्रेजेंट है और उसको यहां पर इंफिनिटी तक लेके जाएगा। तो ऐसे में जितनी एनर्जी इस शेल की होगी उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सेकंड सेल की एनर्जी क्या होगी? मैं ऐसा कर सकता हूं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकंड शेल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में प्रेजेंट होगा तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी बच्चों? सेकंड सेल की एनर्जी है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी माइनस में तो यहां पर प्लस हो जाएगी, प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ ये सारी की सारी डेफिनेशन में एक छोटे से चार्ट में आपको समझा देता हूं कि आखिर ये क्या होता है। तो बच्चों यहां पर देखिए यस फिर न्यूक्लियस है बच्चों, हम यहां पर लेंगे n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 एंड इंफिनिटी। यहां पर क्या होगा? इंफिनिटी होता है। यस मैं ऐसा कर सकता हूं n इक्वल टू 1, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, सिंगल मतलब एक इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट होगा, इसे हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट। इसे हम कहेंगे बच्चों ग्राउंड स्टेट। किसके लिए? फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी के लिए अदर भी हो सकती है ना, हम बात करेंगे ये सारी की सारी स्टेट होती है। इसके अलावा जितने भी n इक्वल टू 2, 3, 4, 5 इसे हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। क्या कहेंगे बच्चों? यहां पर लिख सकता हूं एक्साइटेड स्टेट। ये सारी की सारी स्टेट है एक्साइटेड स्टेट। ये क्या बच्चों? न्यूक्लियस है, मैंने यहां पर न्यूक्लियस लिखा हुआ। ओके नाउ ये तो हो गया। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बच्चों? आयनाइजेशन एनर्जी होगी मैं कहूंगा E इंफिनिटी माइनस E1। ठीक है ना बच्चों, यानी इलेक्ट्रॉन को यहां से n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी तक लेके जाने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी होगी। एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करूंगा तो वो क्या होगा बच्चों? E इंफिनिटी माइनस E1 डिवाइड बाई E, क्योंकि E से डिवाइड कर देंगे तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नाउ एक्साइटेशन
एक्साइटेशन एनर्जी ES क्या होगा बच्चों, यहाँ पर मैं ऐसा कर सकता हूं कि ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी, एक्साइटेशन स्टेट होगी। तो मैं ऐसा कर सकता हूं एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इन हायर एनर्जी शेप ये होगा बच्चों। और बाइंडिंग एनर्जी मैं अगर बात करता हूं क्या होगा बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी ग्राउंड स्टेट को भी उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो किसी भी स्टेट n=1 में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, 2 में प्रेजेंट हो, 3 में प्रेजेंट हो, 4 में प्रेजेंट हो, उसे इंफिनिटी तक रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। तो यहां पर लिखूंगा बच्चों मैं बाइंडिंग एनर्जी को BE कहूंगा, यहां पर बाइंडिंग एनर्जी लिख देता हूं, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है बच्चों, ये क्या होगी, एक्साइटेशन एनर्जी या एक्साइटेशन एनर्जी यहां पर मैं लिख देता हूं, एक्साइटेशन एनर्जी। एंड ये है आपके बाइंडिंग एनर्जी। यस, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट electron from any state to infinity, ये आपका होगा बच्चों बाइंडिंग एनर्जी। इस तरह से सारी के सारी डेफिनेशन यहीं पर आपका समझ आ जाती है, क्लियर हो जाती है। एक एक छोटे छोटे पॉइंट में क्लियर कर देता हूं। इसमें एक क्वेश्चन इसके बेसिस पर करते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं। क्वेश्चन है, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट in a species is 11,180 kilojoule. 80 kilojoule. Find Z, यहां पर 80 किलोजूल पर मोल आपको दिया हुआ। ओके बच्चों, पहला तो दिया हुआ बाइंडिंग एनर्जी दी गई, किसकी दी गई, ग्राउंड स्टेट की दी गई। तो सॉल्यूशन हम लेंगे यहां पर, सॉल्यूशन बाइंडिंग एनर्जी क्या दी हुई है, यहां पर 11180 किलो जूल पर मोल की एनर्जी कितनी है। तो उसका मतलब पर एटम की एनर्जी कितनी होगी निकाल लेते हैं। यहां पर 11180 into 10⁻³ डिवाइड बाई 6.022 into 10⁻23, ये आपका हो जाएगा बच्चों जूल पर एटम। ये बाइंडिंग एनर्जी। ना मुझे एन की वैल्यू क्या दी हुई है, ग्राउंड स्टेट n=1 दिया हुआ, तो आप निकाल सकते हो एन की वैल्यू या जेड की वैल्यू निकाल सकते हो कि जेड क्या है, मतलब वो कौन सी स्पीसीज है। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, जनरली यहाँ पर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए बोर थ्योरीज में देते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² बाय n²। यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी के बच्चों पॉजिटिव में होगी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी में भी एनर्जी देना पड़ता है, तो पॉजिटिव वैल्यू आती है। और वो किसके इक्वल होगी, यहाँ पर किसी भी स्टेट से इंफिनिटी तक लेके जाने की वाली एनर्जी के इक्वल होगी। तो ये तो रख दीजिए बच्चों, क्या होगा यहाँ पर, तो 1118 0 into 10⁻³ divide by 6.022 into 10⁻23 is equal to 13.6। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये जूल में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो जूल में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पर कितना होगा 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। ओके बच्चों, डिवाइड बाय यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय Z² की वैल्यू आएगी, डिवाइड बाय 1²। सॉल्विंग we find Z is equal to 3,
यहाँ पर z की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 3 मिलती है। इस तरह से लैंग्वेज के बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।